हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी तैयारी नहीं हुई है, अगर आप भी 12th का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपकी भी तैयारी ना के बराबर है, तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया गया है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जी हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है एग्जाम में और कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के दौर में सिर्फ और सिर्फ इतना कम समय में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आपका जान बता सकता है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे पूरा कमांड करना है। अब आपको ऑब्जेक्टिव पे कमांड कहाँ से करना है, तो हमारे चैनल पे जो है ऑब्जेक्टिव, जो हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पे दिए गए ऑब्जेक्टिव को देखना है। उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैंने कवर करवाया है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा ऑब्जेक्टिव कवर करवाया है मैंने जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बेसिस दिया गया है, और साथ ही साथ जो मोस्ट वीवीआई है, जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो ऑब्जेक्टिव को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और साथ ही आपको इस वीडियो में और भी टिप्स देने वाले हैं कि आपको एग्जाम में क्या करना है। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो कैसे आप एग्जाम में अच्छे खासे 70 से 80 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लाए हैं। किसके क्वेश्चन लाए हैं? हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लाए हैं। तो हिस्ट्री, उम्मीद करते हैं कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे, ताकि आपको भी अच्छे खासा नंबर एग्जाम में आ पाए। तो दोस्तों चलिए, हम बीच में कहीं भी वो आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को माध्यम से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और आने वाले जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक को भी ध्यान से देखेंगे आप। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अभी तक, और आगे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 500 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें से बोर्ड हमारा 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम ले लेता है। ये बात तो आप सभी पता है कि 250 नंबर का हम ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देते हैं। तो आप सभी ऐसे में इतने कम समय में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी कमांड पा लेते हैं, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो पाती है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए, अगर आप 250 नंबर में से 200 नंबर अगर आप ऑब्जेक्टिव ले आते हैं तो आपका एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे खासे से हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना है, आपको बता दिया है कि आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है। ऐसे में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए, अब आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आगे चल के मैं आपको वो आइडिया भी शेयर करने वाला हूँ जिस आइडिया को मैंने अपने एग्जाम में अपनाया था। और मेरे, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, मेरे 100 नंबर में से तथा 83 नंबर मेरा आया था, 83 नंबर मेरा आया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम उन आइडिया को आपको भी, आपके साथ भी शेयर करें और आपका भी अच्छा खासा नंबर आ जाए। दोस्तों, 60 प्लस भी आ जाएगा तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए एक महीना की तैयारी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज के इस वीडियो का पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो सी जो है इसका, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरठ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि सिपाहियों ने मेरठ छावनी में किस दिन विद्रोह किया था। तो दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि 1857 का विद्रोह कैसा विद्रोह है, एक सैनिक विद्रोह है, सिपाही के द्वारा किया गया विद्रोह है। मंगल पांडे के नाम से फेमस था वो। आप सभी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बस इतना जान लीजिए कि ये विद्रोह जो था 1857 का, वो सिपाहियों ने किया था, सिपाही के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 मई को जो है वो विद्रोह कर दिए थे। ये विद्रोह विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि 10 मई को, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग था कि 18 मई के आसपास वो लोग विद्रोह करते, लेकिन नहीं होता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो वही हड़बड़ी में गड़बड़ी 8 दिन पहले ही कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। अगर दोस्तों ये सही समय पर अगर किया रहा था तो ये उसी समय 1857 ईस्वी में ही हमारा देश आज़ाद हो जाता, लेकिन कुछ कारणों के कारण, कुछ असफलताओं के कारण जो है हमारा देश नहीं आज़ाद हो पाया उस समय में। तो इस बातों को आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जान लीजिए। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, 1857 के विद्रोह में किस समूह ने सबसे पहले विद्रोह किया था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सैनिक विद्रोह था, तो ऑब्वियसली सैनिक विद्रोह जब था तो सैनिक ही सबसे पहले विद्रोह करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अब दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सिपाहियों ने किस पर कब्जा किया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सिपाहियों ने शस्त्रागार पर, यानी कि जहां हथियार वगैरह रखा करता था वहां इन्होंने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 के विद्रोह में किस मुगल सम्राट ने सिपाहियों का साथ दिया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में सिपाहियों का साथ किसने दिया था? वो बहादुर शाह द्वितीय ने दिया था। बहादुर शाह द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिपाहियों का मतलब ये अंग्रेज का साथ नहीं दे रहे थे। भारत में जो मतलब सिपाही हुआ करते थे, एक होता था कि पहले क्या होता था कि जिस समय अंग्रेज थे, कुछ सिपाही जो है वो ब्रिटिश के हुआ करते थे, कुछ सिपाही जो है वो अपने इंडिया का हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने इंडियन सिपाहियों को जो है, जो भारत के जो लेफ्टिनेंट थे उनका मदद किया था, ठीक है। और तो मतलब ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 के विद्रोह की मुख्य वजह क्या थी? तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा फेमस है कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात को समझ में, आपको ये बात आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जमींदार ने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों जानते हैं कि बिहार से कौन फेमस था? बिहार का जगदीशपुर से फेमस था कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अवध का कौन सा नवाब गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेजा गया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अवध का कौन सा नवाब था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है इसको अवध से हटा करके कहाँ भेजा गया था? कलकत्ता भेजा गया था। क्योंकि दोस्तों ये अंग्रेजों के लिए उस समय मतलब एक नहीं होता है कि मतलब ऐसा बन गया था कि न तो इसको मार सकता था, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य का वो ये हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था उस समय। ना तो इसको मार सकता था, ना इसको कुछ कर सकता था। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इसको अवध से ही हटा दिया जाए, क्योंकि अवध में ये उत्तर प्रदेश में शासन करते थे। तो अवध से हटा के इसको कहाँ भेजा गया था? कलकत्ता भेजा गया था। ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो इसलिए इसको कलकत्ता भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बहादुर शाह जफर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में अंग्रेज के खिलाफ नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल जो है ये विद्रोह कर रहे थे। तो बेगम हजरत महल ये लखनऊ से विद्रोह कर रहे थे। सॉरी दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने गलत बता दिया था। पिछला क्वेश्चन जो है मतलब बहादुर शाह द्वितीय जो है दिल्ली में शासन कर रहे थे, ठीक है। मुगल का बादशाह हुआ करते थे, अंतिम बादशाह वही थे और दिल्ली में शासन किया करते थे। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? ये लखनऊ से थी। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में अंग्रेजों से सामना किसका हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब जो है इसका विद्रोह हुआ कानपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहेब। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी महिला योद्धा झांसी की रानी थी? तो दोस्तों झांसी की रानी से तो एक ही महिला प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रानी लक्ष्मीबाई। जिसका वास्तविक नाम क्या है? मणिकर्णिका। ये कभी आप पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था या मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इसका वास्तविक या फिर मूल नाम हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आप सभी ये सोचते होंगे कि टाइटल कुछ और था और ये वीडियो में कुछ और बता रहे हैं। नहीं दोस्तों, टाइटल का मकसद ही वही था कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है आपके एग्जाम में 5 विषयों में, लेकिन 500 में से 250 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव भी देना पड़ता है। यानी कि एक विषय में अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव देते हैं तो 5 विषय में आपको टोटल 250 ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर कमांड करवा रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अब दोस्तों सब्जेक्टिव में क्या लिखना है? दोस्तों सब्जेक्टिव में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन आया, अगर आपको किसी युद्ध के बारे में वर्णन करना है उसमें, तो दोस्तों अगर आपको उसका आंसर नहीं पता कि क्या हुआ था, नहीं कुछ नहीं पता है, लेकिन दोस्तों इतना तो पता था ना आपको कि युद्ध में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है,
युद्ध के बहुत ही भयानक होता है, युद्ध किसी के लिए जो अच्छा नहीं होता है, दोनों तरफ का नुकसान होता है। ये सभी चीज आपको मिला के लिख देना है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़े, सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फिल करना है, चाहे आप उसका आंसर जो भी दो। अब इसका मतलब जो भी नहीं, आप पूछ रहा है कुछ और, आप जवाब दे रहे कुछ और, युद्ध के बारे में पूछ रहा है तो आपको युद्ध के बारे में ही वर्णन करना है। भले ही आप उसमें ईस्वी नहीं डाले, भले ही आप उसमें ये नहीं डाले कि किसी किसके बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन आप युद्ध के बारे में तो लिख सकते हैं कि युद्ध बहुत ही खराब होता है किसी भी पक्ष के लिए, क्योंकि दोनों तरफ का नुकसान होता है, माल जल का नुकसान खतरा रहता है इसमें, ठीक है। तो ये सभी चीज आप लिख सकते हैं, कॉपी को खाली आपको भरना है सब्जेक्टिव में, ठीक है। अगर आपका लिखा रहेगा, अगर आपका लिखा रहेगा तो मेरी गारंटी है कि आपको यदि 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपका लिखा रहेगा, अगर वो क्वेश्चन अगर 3 नंबर का रहेगा तो आपको अगर 2 या 1 नंबर तो फिक्स निश्चित देंगे, वो आपका कोई नहीं काटने वाला है, 2 या फिर 1 नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर कमांड करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में, अगर आप दोस्तों ऑब्जेक्टिव में अगर आप 200 भी नंबर ले आए 250 में से, अच्छे खासे नंबर है 200, अगर आप सब्जेक्टिव में अगर लिख दिए, यानी कि आगे को जो 250 नंबर है, 200 में से 250 में से फिर 200 ले आए ऑब्जेक्टिव में, बचा 250 नंबर। 250 नंबर में से अगर आप अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं, 250 में से भी अगर आपको, अगर जिस तरीके से मैंने बताया है कि एक भी क्वेश्चन खाली नहीं रहना चाहिए सब्जेक्टिव का, सब में आंसर रहना चाहिए। अगर ऐसे में दोस्तों आपको अगर एग्जाम में 1-1 नंबर 2-2 नंबर भी अगर प्रत्येक क्वेश्चन पर दे, अगर 1 नंबर 2-2 नंबर भी दे तो आपका 100+ हो जाता है, ठीक है। ऐसे में आप आराम से जो है 60% जो है नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आज जो मेरा पेन है जो वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अभी तक जो वीडियो में बने होंगे उसको तो आइडिया पता चल गया होगा, लेकिन अगर आप नहीं आगे स्किप कर दिए तो दोस्तों फिर से एक बार वीडियो को 1-2 मिनट पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। वहां से मैंने समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों वीडियो में चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किस कानून का सहारा लिया था। सॉरी यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, किसका सहारा लिया था ये होना चाहिए। तो दोस्तों मार्शल शाह जो है ये इसका सहारा लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस शहर पर सबसे ज्यादा हमला हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ऑब्वियसली ये जो है लखनऊ के ऊपर हुआ था। आप सभी अगर पढ़े होंगे तो आपको भी पता होगा कि लखनऊ के ऊपर से हमला हुआ था। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस चीज को अभी से ही ध्यान रखिए, और मेरे आने वाले और भी वीडियोज के लिए आप तैयार रहेंगे। दोस्तों आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इतना कम समय है कि इग्नोर करने का भी समय नहीं है आपके पास। आपको बस एक चैनल पकड़ना है, चाहे कोई भी, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, दोस्तों आपको पकड़ना है और उसी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है। क्योंकि हम जो है इस वीडियो में प्रीवियस ईयर और आने वाले जो भी गेस्ट क्वेश्चन रहते हैं वो सभी को कवर करते हैं। आपको किसी भी तरह का मॉडल सेट, गाइड या क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे चैनल के थ्रू जुड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, मेरी बातों से संतुष्ट होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीडी सावरकर। यानी कि वीडी सावरकर जो थे इन्होंने क्या कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी प्रथम स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रथम प्रयास था ये। तो इसने किसने कहा था, वीडी सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बेगम हजरत महल भी थी जो कि दिल्ली से थी, सरोजनी नायडू भी थी, उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई भी थी। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों सरोजनी नायडू तो नहीं थी, वो बाद में आई थी, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए और सी दोनों होगा, ठीक है, ए और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें दिया गया है कि ए और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में कौन बैठा था, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर या द्वितीय, जो भी बोलो आप, एक ही बात है, एक ही इंसान है। तो बहादुर शाह जफर जो है ये दिल्ली में शासन कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 18वें नंबर की प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि किसने कहा है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। तो ये किसने कहा था,
तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉरेंस जो है ये क्या कहा था कि ये एक सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, इनके सैनिक के द्वारा किया गया विद्रोह था, तो इसीलिए इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जॉन लॉरेंस ने ऐसा कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो सैनिकों ने निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैनिकों ने, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों के हथियारों तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ सैनिक का ही बस का बात था। हम लोग इंसानों के, आम इंसान के तो बस का बात नहीं था ये, तो सैनिक ने मुख्य भूमिका निभाई थी जिसके कारण ये हुआ था, लेकिन बाद में असफल रहा था। ठीक है, लेकिन क्या करे, अगर सफल हो जाता तो हमारा देश कहीं चाइना से या डेवलप कंट्री से बहुत ज्यादा आगे रहा था। हमारे देश को लूटा गया है, हमारे देश को लूटा गया है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं मुगल काल में जो मतलब हमला हुआ था, मोहम्मद गजनवी ने जो हमला किया था वो लगभग एक ही मंदिर को लूटा था जो कि सोमनाथ का मंदिर था। ठीक है, वो मंदिर को लूटा था एक ही मंदिर से। उसको समझ जाइए कि आप 1 लाख दिनारी जो है, 1 लाख दिनारी रुपया जो है, उधर का दिनार का रुपया होता है, वो 1 लाख दिनारी रुपया उदान पेटी से प्राप्त होता है। आप समझ जाइए कि एक मंदिर को लूटने से 1 लाख दिनारी, एक दिनारी रुपया लगभग 280 रुपये के आसपास होता है। आप समझ जाइए कि 1 लाख दिनारी रुपया उस समय में कितना हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर से। तो भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा गया था, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया था क्योंकि पहले भारत में बहुत ज्यादा सोना चांदी हुआ करता, धन दौलत बहुत ही हुआ करता, लेकिन हम मुगलों के सताए हुए हैं, हम जो है अंग्रेजों के सताए हुए हैं, तो इसीलिए भारत का भी ये हाल है। अगर दोस्तों अगर ये सब नहीं होता तो हमारा भारत अभी शायद दुनिया में 1 नंबर पर स्थान पे होता। ठीक है, अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 की क्रांति में किसने धार्मिक नेताओं का सहयोग दिया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्रोही सिपाहियों ने। विद्रोही सिपाहियों ने धार्मिक नेताओं का सहयोग लिया था, जैसे कि बहादुर शाह द्वितीय हो गया। ऐसे ही कई सारे नेताएं थे जिन्होंने ऐसे कई सारे नेता थे जिन्होंने सैनिक का साथ दिया, सैनिक भी थे जिन्होंने धार्मिक नेताओं का साथ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चर्बी वाले कारतूस के बारे में आपको पता होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में अभी तक अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों एक बार फिर से हम जो है इस वीडियो में, अगर आप अभी तक बने हैं तो फिर से एक बार आपको आइडिया शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, आप टोटल कितना नंबर का एग्जाम देते हैं, 500 नंबर का एग्जाम देते हैं, जिसमें से आपको 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपकी तैयारी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी कमांड पा लेते हैं, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और आने वाले और भी वीडियोस के लिए तैयार रहेंगे। और साथ ही आपको सब्जेक्टिव कैसे बढ़ना है, सब्जेक्टिव आपको ऐसे बढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन पर खाली नहीं रहे। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 5 के 5 विषय मिला के 150 प्लस नंबर ऐसे में आ जाएगा, जैसे मैंने कहा है आपको 150 नंबर जो है आपको वैसे में आ जाएगा जैसे मैंने आपको कहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 150 नंबर ऐसे ले आएंगे और 200 नंबर जो है मेरे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देख करके ले आएंगे। टोटल आपका 350 नंबर हो गया। आप एक महीना में भी फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने होंगे। इस वीडियो को दोस्तों एक प्यारा सा आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका समय कम है, मेरा भी समय कम है, मैं खुद मेरा एग्जाम है रेलवे का। तो उम्मीद करते हैं कि जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए एक प्यारा सा मेहनत कर दीजिए, एक छोटा सा जो है एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं आने के कारण दोस्तों डिमोटिवेट हो जाता हूं कभी कभी और वीडियो नहीं बना पाता हूं। यदि आप सभी का सपोर्ट रहा तो अगर लाइक मिला तो अच्छा खासा, तो फिर से अगले वीडियो को हम जल्दी लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो में अभी तक बने होंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे आने वाले और भी वीडियोस के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।